नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में आपको पता ही है कि सोमवार को हम सुबह 9 बजे महिला प्रसंग पे बात करते हैं, स्त्री विमर्श पे बात करते हैं। और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं संजीव चंदन भाई के साथ, आपके साथ बैठ करके, क्योंकि आपकी जो राय है वो भी महत्वपूर्ण है। हम समझ रहे हैं कि स्त्री जो है वो, जो पहले मुझे शुरुआत के एपिसोड में मैंने कहा था कि स्त्री धर्म के खूंटे से बंधी हुई, धर्म से आजाद नहीं हो पा रही है, और धर्म के खूंटे से इस हद तक बंधी है कि वो अपने अस्तित्व को भी भूल जाती है। वो स्त्री बन करके रह जाती है, वो माँ बन करके रह जाती है, वो पत्नी बन करके रह जाती है, वो बेटी बन करके रह जाती है। एक इंडिविजुअल, एक इंसान के तौर पर बहुत देर नहीं रह पाती। हालांकि ये बात भी है, सही है, संजीव भाई ने लगातार इस बात पे जोर दिया कि बदलाव तो आया है, बदलाव आया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अब लड़कियां अपना स्वतंत्र अस्तित्व तलाश रही हैं, और इस तलाश में उनके परिवार के लोग भी साथ हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अब बेटा और बेटी में फर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारे बिंदु हैं जहां फर्क हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी फर्क करते हैं। अब जैसे हम लोग पत्रकारिता में ही हैं, तो पत्रकारिता में अक्सर लोग कहते हैं कि अरे महिला पत्रकार कहाँ है। आप लोग महिला विमर्श भी जो है वो पुरुष के साथ करते हैं, स्त्री के साथ नहीं करते। तब हम कहते हैं कि हमारी मजबूरी है कि कहाँ हमें वो महिला पत्रकार बताइए जो विमर्श में बैठे। महिला पत्रकार जो हैं भी, वो दोहरी जिंदगी जी रही है। ज्यादातर महिला पत्रकार हैं, वो घर भी जी रही हैं, घर में भी उनकी भूमिका है और दफ्तरों में भी उनकी भूमिका है। स्त्री पुरुष कई जगह पत्रकारों में भी बराबर हुए हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम। इतना कि संसद में आप देख लीजिए तो संसद में 10-12% भी जो है मुश्किल से महिला सांसद हो पाती। 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है। अभी जो आज से सत्र शुरू हो रहा है 20 जुलाई से, उसमें नरेंद्र मोदी सरकार का प्रयास होगा कि कैसे 33% आरक्षण वाला जो चैप्टर है, महिला वंदन अधिनियम, उसको फिर से पास करा लिया जाए और उसके बहाने परिसीमन पास करा दिया। लेकिन महिलाओं की स्थिति आज भी हर जगह कम है। घर के बाहर महिलाएं आज भी सीमित संख्या में। आज हम बात करेंगे संजीव भाई के साथ कि राजनीति में महिलाएं कम क्यों है। नमस्कार संजीव भाई, और नमस्कार आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मेंबर बनना चाहते हैं मेंबर बने। अच्छा लगता है वीडियो आप शेयर करें, साझा करें अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों के साथ, अपने सोशल मीडिया पे साझा करें। और जो हम विमर्श कर रहे हैं उस विमर्श पे विचार भी करें, और विचार ही केवल न करें बल्कि अपने परिवार में उसको व्यवहार में लाएं। चतुर्वेदी सर कह रहे थे संजीव भाई की जो डेमोक्रेसी है वो, कैसे हम डेमोक्रेसी को समाज में, या जो संविधान हमें कहता है वो डेमोक्रेसी हम ला पाएंगे जब हमारे घर में ही डेमोक्रेसी नहीं है। और घर में डेमोक्रेसी नहीं है में जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, प्रताड़ित है, वो महिला है। राजनीति में महिलाएं कम हैं, इसकी क्या वजह देख पाते हैं? ये दोनों है बात है। एक तो जो आपने कहा घर में लोकतंत्र की कमी है, तो घर ही क्यों, पूरे भारतीय समाज में लोकतंत्र के जो एलिमेंट हैं उसकी कमी है। और उसकी वजह है कि समाज में एक श्रेणीबद्धता है, ऊपर और नीचे का क्रम है। तो श्रेष्ठ, और उसमें श्रेष्ठता आरोपित है और न्यूनता आरोपित है। और आरोपित है कि आप जैसे जैसे ऊपर के क्रम में जाते हैं वैसे वैसे उसके प्रति ऊपरी श्रेणी के प्रति सम्मान, और जैसे जैसे नीचे के क्रम में जाते हैं वैसे वैसे नीचे की श्रेणी के प्रति अपमान, तिरस्कार। वो यहां तक स्थिति रही कि वो अनटचेबिलिटी में बदल गई।
अछूतपन में बदल गई। तो ये जो है वो अपने आप में लोकतंत्र के विरोधी प्रसंग है। उससे भी ज्यादा विरोधी प्रसंग क्या है? उससे भी ज्यादा विरोधी प्रसंग ये है कि जो भारत के बाहर के देश हैं वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जो क्षरण है या जो लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है उसकी अपनी एक सीमा है। और जो भेदभाव है वो जैसे रेस और जाति को कई बार, हालांकि ये बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी स्पष्ट कर दिया था, अपने पहले ही लेख में स्पष्ट कर दिया था जो उन्होंने 1916 में लिखा था कोलंबिया में पढ़ते हुए, कि आपकी जो गुलामी का जो मामला है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी मुक्त हो सकता है, से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जाति की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि जिससे निकलना मुश्किल है। और वो उसकी बड़ी वजह वही है, दोनों वजह, एक तो श्रेणीबद्धता है, दूसरा ऊपरी क्रम में सम्मान और नीचे के क्रम में तिरस्कार है। तो मोबिलिटी नहीं है, अपवर्ड मोबिलिटी भी संभव नहीं है, नीचे से ब्राह्मण होना संभव नहीं। कहानियां और कथाएं बहुत सारे लोग इस पर बात कर ले जाएंगे। आपने मेरी जगह किसी दक्षिणपंथी को बैठाया होता, किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले को बैठाया होता, तो आपको उद्धरणों से वो भर देता। वो ऐसी उद्धरण होते जो मिथकीय संरचनाओं के उद्धरण होते हैं, और एक मिथक नहीं, हजारों मिथक भारतीय मानस को व्यक्त भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। तो वो कह देता कि जो है फलाने तपस्या के आधार पे ब्राह्मण हो गए थे, और फलाने तपस्या के आधार पे क्षत्रिय हो गए थे संघर्ष करके। तो ये सब बातें, लेकिन वो उसी के बरक्स बहुत सारे और दूसरे मिथक आपको मिल जाएंगे। त्रिशंकु का मिथक मिल जाएगा, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। उनको अभी एक माने अलक्षित और जो है नहीं उसको अभी उससे हम विवाद नहीं करने जा रहे, लेकिन मैंने सिर्फ ये उदाहरण दिया। तो ये है नहीं अपवर्ड, आप जा नहीं सकते। एक क्लोज्ड वर्ग है, क्लास है जो जाति है, तो इसलिए वो लोकतंत्र का प्रसंग है ही नहीं। अब उसके बाद जो जेंडर है, पूरी दुनिया और भारत का फिर डिफरेंस यही और फिर यहां भी बन जाता है। पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी, तो बात करते हुए कहा था कि हम जितने सवाल और उत्तर में हैं, उत्तर को मैं थोड़ा सा वैविध्य में लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो हमारा मानस है, जो हमारे सवाल हैं हमारे सामने, जो सवाल का अर्थ धनंजय जी का सवाल नहीं, जो सवाल उठते हैं मध्य वर्ग के सामने स्त्रियों को लेकर के या दूसरे अन्य प्रसंगों को भी लेकर के, वो जाति समूह के माने जो वर्ण व्यवस्था के भीतर का जो मानस है, जाति समूह है, उसके सवाल हैं, उसमें भी डाइवर्सिटी है। तो लोकतंत्र कहां कितना है और कितना नहीं है, इसको भी अपने हिसाब से समझने की जरूरत है। लेकिन एक सामान्य प्रसंग में यह जरूर है कि ओवरऑल भारतीय समाज में जाति के स्तर पे भी और जेंडर के स्तर पे भी लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं है। तो घरों में तो बिल्कुल ही नहीं है, घर तो यूनिट है एक ना। भारत का जो दक्षिणपंथी मिजाज है वो व्यक्ति को यूनिट नहीं मानता है, उनके लिए समाज यूनिट है, परिवार यूनिट है, परिवार यूनिट है फिर समाज। तो वैसे में व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई सवाल नहीं है, और व्यक्ति से व्यक्ति के समानता का सवाल नहीं है, और व्यक्ति से व्यक्ति के भाईचारे का भी सवाल नहीं है। जहां परिवार तय करेगा कि व्यक्ति का बलिदान चाहिए यहाँ, या इस व्यक्ति की जगह उस व्यक्ति के, वो परिवार तय करेगा। तो वैसे में नेचुरल है कि वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो ये है धनंजय जी कि घरों में असमानताएं हैं, प्रैक्टिकल व्यवहार के तौर पे जो बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं जिस पे आप यदि काम करे घर या व्यक्ति,
तो आप छोटी छोटी चीजों में भी एक लोकतांत्रिक बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो रही जगदीश चतुर्वेदी जी की बात, जो वो सही कह रहे हैं। अब जो भारत के राजनीति में महिलाओं के कम भागीदारी के सवाल हैं, देखिए आज भी दुनिया में 27 से 28% की भागीदारी लगभग है। इतनी महिलाएं औसतन, कहीं कहीं 50 से ऊपर भी हैं, 50, लेकिन औसतन 27-28%। यहाँ तो ये भी समझना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि अमेरिका जो कहता है कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, बहुत उदार भी मानते हैं लोग उसको, लेकिन वहां भी कोई महिला राष्ट्रपति आज तक नहीं हो पाई है। हिलेरी क्लिंटन के लिए एक मौका बना, लेकिन वो भी नहीं हो पाई, नहीं जीत पाई। जी। यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स के मामले में भी बहुत सारे देश भारत से पीछे रहे हैं। अब उस दिशा में हम लोगों को बात करनी होती तो मैं थोड़ा सा रेफरेंसेस लेकर के बैठता तो और अच्छा था। अगली बार आप चाहेंगे तो बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये रेफरेंसेस खोज लें लोग। हम लोग इस माध्यम का अपना एक की सीमा भी है कि हम लोग इसको ट्यूटोरियल में बदल नहीं सकते। तो इसलिए हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए जो भी यदि कोई शोधार्थी इस पर देखना चाहें तो वो देख ले सकते हैं। तो बाद में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वगैरह भी आता है हमारे यहाँ, तो उससे बहुत मतलब शुरुआती दौर में ही, और वोटिंग राइट्स जो मिले हैं उस पर अभी और आगे बात करेंगे। पहले प्रतिनिधित्व वाली ही बात जो आपने कहा कि इतने कम क्यों है, तो लगभग 13.5% अभी के लोकसभा में, राज्यसभा में भी उसके आसपास की भागीदारी है, उतनी महिलाएं हैं। और लक्ष्य है कि अभी आप देख रहे हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, अब तो वो अब उसके साथ क्या क्या हो रहा है, और अभी आने वाले सेशन में भी उसके साथ साथ डिलिमिटेशन वाला भी पास करा लिए जाने की कोशिश हो रही है, यानी 33% का लक्ष्य है। कितनी ईमानदारी है, कितनी गंभीरता है, हम यदि आसपास अपने देखते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि यदि आपका इरादा होता तो जब से आपने पास किया था 2023 में, 2023 में ही, हाँ, तो तब से आपने ये कोशिश की होती कि विभिन्न संस्थाओं में, राज्यसभा में भी महिलाओं को भेजना शुरू कर दिया होता, एक वातावरण का निर्माण करना शुरू कर दिया होता सभी दलों ने। लेकिन सभी दल इसमें अनिच्छुक भी हैं, और असफल तो होना ही है। जब इच्छा ही नहीं है तो इच्छा होती तो असफलता सफलता की बात आती। पूरी तरह अनिच्छुक हैं धनंजय जी। वजह है ये, देखिए अब राजनीतिक भागीदारी, ये जो 33% है, कुछ लोग इसकी बात करते हुए 50% की बात करते हैं। आरक्षण के भीतर आरक्षण के भी सवाल हैं, और वो एक गहरा सवाल है। आप चाहेंगे तो ये, चूंकि कैसा विषय है, मुझे लगता है आप 2-3 एपिसोड में बात करेंगे ही करेंगे। आज की बातचीत को एक प्राथमिक बातचीत के तौर पे आप रखें तो आरक्षण के भीतर आरक्षण के भी सवाल हैं। वो सब जो है के बावजूद ये जो 33% यदि लागू करने का वास्तविक इरादा रहता तो अब तक लागू हो गया होता। थोड़ा सा महिला आरक्षण की मांग को भी समझना चाहिए, भागीदारी की मांग को भी समझना चाहिए कि इसके पक्ष में भी जो समाज की बहुविध स्तरीयता है, बहुस्तरीयता है, उसके क्या फर्क है। धनंजय जी देखिए, जब महिलाओं ने सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से होने वाले आंदोलनों में शिरकत करना शुरू किया, तब वहां भी डाइवर्सिटी के फर्क दिखाई पड़ेंगे आपको। जो दलित महिलाओं के सम्मेलन होते थे, उन महिलाओं के सम्मेलनों में आप प्रस्ताव जो देखेंगे उसमें महिला की भागीदारी के प्रस्ताव है, और ये 1920-22 के दौर से ही। और भागीदारी के अलावा
27 में आपको मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर वाले मूवमेंट को पढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए महिला आंदोलनों को पढ़ेंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग सारे उसमें रिजोल्यूशन में भागीदारी मांगी जा रही है अलग अलग रूपों में। इसके अलावा कि ट्रिपल तलाक, बाल विवाह से मुक्ति आदि इत्यादि के सवाल, तो सॉरी ट्रिपल तलाक नहीं, मैं तलाक के अधिकार, और तलाक के अधिकार का से ज्यादा वो दलित महिलाओं की मांग थे बहु विवाह और बाल विवाह। तो ये रिजोल्यूशन में होता था। लेकिन जो कांग्रेस से जुड़ी हुई महिलाएं थीं या उसके अलावा अलग अलग संगठनों से जुड़ी हुई महिलाएं थीं, जिनका वर्ल्ड व्यू बड़ा था, आउटलुक बड़ा था, एक्सपोजर बड़ा था, बैकग्राउंड बड़ा था, वे बहुत सारे सवालों पे अपने तत्कालीन पुरुष नेताओं से बहुत आगे थे। उनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि ये पश्चिम की दृष्टि से प्रभावित महिलाएं हैं। जब शारदा एक्ट वगैरह पर बात होती थी, जिसमें बाल विवाह के उम्र बढ़ाने, कंसेंट एज को बढ़ाने का बिल 1929 में पास हुआ था। उसके पहले भी उसका अपना अपना एक पीरियड है। पहला जब भारत का कॉन्साइंस, इसके पहले भी शायद हम लोगों ने बात की थी, भारत का कॉन्साइंस हिल गया था जब 10 साल की बच्ची फुलमनी कम उम्र में ब्याह के कारण और उस सेक्सुअल रिश्ते के कारण अपने से ज्यादा उम्र के पति के कारण मर गई थी। तब भी एक बार कंसेंट एज की बहस, उसमें तिलक और दूसरे लोग तो, और उनके पोजीशन अलग रहते रहे। लेकिन महिलाओं का पोजीशन आपको स्पष्ट होने लगा था, दलित महिलाओं का भी, और ये जो मैंने कहा जिनका वर्ल्ड व्यू, जिनका आउटलुक बड़ा था, हंसा मेहता थी, अमृत कौर थी, रेणुका रे थी, ये आपके खुद उमा नेहरू थी, इनकी आप धनंजय जी जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, नाम यदि देखिए मैं अचानक मिस कर गया, बड़ा नाम है, नहीं मिस करना चाहिए, सरोजनी नायडू थी, शुरुआत एनी बेसेंट और मार्गरेट थेचर विजय लक्ष्य पंडित की बात कर रहे हैं थी, शुरुआत एनी बेसेंट और मार्गरेट थेचर ने किया था। अब इन सब का जो सोशल लोकेशन था और जो थोड़ा सा क्लास लोकेशन था वो अलग था। कुछ जमींदार घरों से भी आ रही थी, कुछ बड़े घरों से आ रही थी। रेणुका रे का मायके पक्ष और माने माँ का पक्ष और पिता का पक्ष दोनों ही बंगाल का समृद्ध ब्राह्मण परिवार का पक्ष था। तो ये लोग, इनमें से बहुत सारे, एनी बेसेंट आप जानते हैं कि आयरिश लेडी थी और भारत में आके उन्होंने काम किया, कांग्रेस के साथ भी मिलकर काम किया। तो जाति के सवाल पे तो अलग थी ही, जाति के सवाल पे गांधी जी की तरह भी सोचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन गांधी जी की तरह लगभग सोच रही। डॉक्टर अंबेडकर की तरह जाति उन्मूलन और जाति के दंश को और जाति के उन्मूलन को लेकर का जो उसका मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म पे साथ नहीं होती थी। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर के भी, महिलाओं की भागीदारी को लेकर के भी इनकी राय अलग थी। महिलाओं की भागीदारी को लेकर के थी कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं, महिलाओं को इक्वालिटी की जरूरत है, समानता की जरूरत है। वो किससे आता है? ऐसा क्यों आता है? हमारे एक मित्र, कल हम लोग बात कर रहे थे पटना में मेरिन ड्राइव पे घूमते हुए, कि ऐसा क्यों होता है, इसी विषय पे बात कर रहे हैं। वो सोशल लोकेशन आपको करवाता है कि दलित महिलाओं का जो सम्मेलन है वो थ्रू आउट मांग रहा है, वो समझता है चीजों को, यथार्थ को समझता है और महिलाएं समझती हैं। और जो ये महिलाएं हैं जिनका वर्ल्ड व्यू बड़ा है, बड़ा हस्तक्षेप है, बहुत सारे मसलों पे डॉक्टर अंबेडकर के साथ खड़े हैं। महात्मा गांधी जी ने चिढ़ के कहते हैं कि वो पश्चिम से, वो बड़ी खूबसूरत, पीछे के 3-4 एपिसोड में देखिएगा कि इनके प्रयास कितने खूबसूरत हैं कि एक तरफ वो उपनिवेशवाद के खिलाफ भी हैं, उपनिवेशवाद से ताकत भी ले रही है दलितों के साथ, उस समय के डिप्रेस्ड क्लास के साथ मिलकर के, माइनॉरिटी क्लास के साथ मिलकर के, उनकी लिंग्विस्टिक कितनी अच्छी है। इस मसले पे वो अलग हो जाती है, अपने ही मसले, क्योंकि उन्हें लगता है वो जहां से आती हैं वो एट पार पुरुषों के साथ हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, हमें बराबरी दे दो, हमें बराबरी दे देते हो
तो हम बराबर हो जाएंगे। आज तक यह नहीं हो पाया। इन्हीं महिलाओं ने, चूंकि मैं दलित महिलाओं का तो रिच था नहीं संसद में, यूएन में, यूएन के पहले जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बन रहे थे वहां तो इनके रिच थे नहीं, तो थी ये महिलाएं जो लीड कर रही थी भारत को, भारत का निर्माण कर रही थी। तो इन्हीं महिलाओं ने वोटिंग राइट्स के संघर्ष किए और वो संघर्ष उनको विरासत में मिला। विरासत में वो संघर्ष आया, मतलब वो एक हासिल के स्वरूप में आया, क्योंकि उसके पहले संघर्ष फ्रांस में हो चुका था, फ्रांसीसी क्रांति के वक्त से ही होने लगा था। जब पुरुष बात कर रहे थे समानता और स्वतंत्रता और बंधुता की बात कर रहे थे जिस वक्त, उसी वक्त मेरी वोllstonecraft विंडिकेशन ऑफ विमेन्स राइट्स लिख रही थी और वहां वोटिंग राइट की बात शुरू हो गई थी 1792, फ्रांसीसी क्रांति के 2-3-4 साल के बाद। तो ये हो रहा था। उस कंटिन्यूटी में दुनिया के दूसरे देशों में हुआ ये कि हत्याएं हुई, गिरफ्तारियां हुई, जेल गई महिलाएं वोटिंग राइट्स के लिए। भारत में वो नहीं हुआ। भारत में अंग्रेजों ने जब प्रतिनिधित्व देने की कोशिश, जब वोटिंग राइट्स देने की कोशिश की और पॉलिटिकल सुधारों की कोशिश की, थोड़ा भारतीयों को राजनीतिक भागीदारी, सरकार में भागीदारी, प्रशासन में भागीदारी में लाने की शुरुआत की, तो 1919 के आसपास से ही चीजें बदलने लगी थी। उसी समय रिप्रेजेंटेशन जाने लगा था और रिप्रेजेंटेशन था कि आप हमें भी वोटिंग राइट्स दो। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट वेरा मांग रही थी, नहीं मिला। अधिकार छोड़ दिया गया विधान परिषदों पर, राज्यों के काउंसिल्स पे छोड़ दिया गया। तो सबसे पहले त्रावणकोर में, तमिलनाडु और वो जो उस समय आज का तमिलनाडु और आज का जो केरल का इलाका है, तो वहां सबसे पहले वो केरल तमिलनाडु का, केरल का हिस्सा ज्यादा है। हाँ जी, तो वो वहां वोटिंग राइट पहले मिला और वो वोटिंग राइट भी सीमित मिला। पुरुषों को वोटिंग राइट जो मिला वो क्या था कि आप चुनाव लड़ सकते हैं और वोट दे सकते हैं। वहां वोटिंग राइट मिला था, चुनाव लड़ सकते हैं, वोट नहीं, और वोट दे सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दुनिया के कई और देशों में ये जिसके लिए संघर्ष हुआ था इसी फॉर्म से शुरुआत होती है। भारत में भी मुझे लगता है, अभी बैठते हुए थोड़ा सा मुझे वेरीफाई कर लेना चाहिए था, जो भी दर्शक सुनेंगे वो देख लें कि पहला त्रावणकोर में शायद यही था कि आप वोट दे सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, शायद। लेकिन मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर गलत होगा तो अगले एपिसोड में हम लोग उसको करेक्ट कर देंगे। लेकिन तुरंत ही 2 से 3 साल के अंदर में कई और विधान परिषदों में वोटिंग राइट मिलने शुरू हो गए, जिसमें चुनाव भी लड़ सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। लेकिन ये सब सीमित मताधिकार थे, सीमित यानी पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। वो ये था कि आपके पास पर्टिकुलर इसमें एक लैंड होल्डिंग होनी चाहिए, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। इसके जरिए तय होता था कि आप, तो महिलाओं के पास तो लैंड होल्डिंग बहुत न्यूनतम, उसमें भी संकट था। वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था, वो यूनिवर्सल वोटिंग राइट नहीं था। आप देखिएगा कि बिहार में जो हमने पढ़ा है, और भी जगह पे ये हुआ होगा, जो काउंसिल्स के बहस हुए हैं, उसमें बिहार के काउंसिल्स में जब 2 बार क्रमशः ये डिस्कशन के लिए आया, तो जब वोटिंग हुआ इस पर, तो बिल गिर गया। यानी महिलाओं को वोटिंग राइट देने के प्रति बिहार का जो प्रोविंस था वो रिलक्टेंट था। 1929 में जाकर के सबसे लेट बिहार विधान परिषद ने, बिहार काउंसिल ही कहलाता था उस समय, काउंसिल ने महिलाओं को वोटिंग राइट दिए। संजीव भाई, जरा सा मैं आपको रोकूंगा, मेरे सामने डेटा आ गया है। ये सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जो है
तो वोटिंग राइट आया 1893 में। न्यूजीलैंड में महिलाओं को सबसे पहले मतदान का अधिकार मिला। ये पहला देश लेकिन बना। चुनाव में चुनाव लड़ने का नहीं। हाँ, अभी पहले ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे जैसे नॉर्डिक देशों में ऐसा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 1920 और 1928 में, अमेरिका में 1920 में वोटिंग राइट मिले, और इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में 1928 में वोटिंग राइट मिले। उसके अलावा इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि अधिकांश नागरिक देशों ने 1906 फिनलैंड, 1907 नॉर्वे और 1915 डेनमार्क और आइसलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। हाँ, इसमें ये नहीं है कि उनको चुनाव लड़ने का अधिकार था या नहीं था, लेकिन मतदान का अधिकार ये मिला। जी नहीं, उसके क्रम देखिए, उस पर अब जब करना होगा तो फिर शोधपूर्ण आप रेफरेंसेस के साथ हम लोग बैठेंगे, साल के साथ भी बात करेंगे। लेकिन जो क्रम है वो यही है कि सबसे पहले तो सीमित मताधिकार, पूरी दुनिया में भी सीमित मताधिकार था। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का थोड़ा लेट आया, और इसके अलावा वोट देना, चुनाव नहीं लड़ना, ये भी बहुत दिनों तक चला, बहुत सारे देशों में चला। भारत में भी शायद वो देखना पड़ेगा कि एक साथ आया था त्रावणकोर वाले में या नहीं, लेकिन 2-3 साल के भीतर ये एक साथ आया, लेकिन सीमित मताधिकार आया। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज 1950 में भारत की आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो वो सबको अधिकार, वोटिंग राइट्स मिले। तो ये है धनंजय जी कि आप महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, संघर्ष के लिए जो दृष्टिकोण है उसके फर्क आपके सोशल लोकेशन से भी आते हैं। तो उस वो बेहद स्पष्ट है कि कई बार जब महिलाएं आरक्षण को लेकर के यही तय नहीं थी, भागीदारी को लेकर तय नहीं थी कि भागीदारी सुनिश्चित करने से महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। महिलाएं, क्योंकि भारतीय समाज को जो नीचे से लोग देख रहे थे, अपने पुरुषों को भी देख रहे थे जो दलित समाज से भी आ रहे थे, तो इसलिए भी वहां रिजोल्यूशन पास हो रहा था। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी कहानी मैं जब कह रहा हूं तो सारा बर्डन हंसा मेहता पे डाल दीजिए, सारा बर्डन आप रेणुका रे पे डाल दीजिए, सारा बर्डन आप ये अमृत कौर पे डाल दीजिए, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उस प्रसंग को सामने लेकर के आ रहा हूं कि भागीदारी को लेकर के भी महिलाओं के दृष्टिकोण अलग अलग थे। तो चूंकि समाज इतना जटिल विषमताओं से भरा हुआ समाज है, तो जो भी प्रोग्रेशन है, जो भी प्रोग्रेसिव विकास है, उसमें समय तो लगता है, लग रहा है, ज्यादा देर होते जा रहा है। यदि महिलाएं सदन में, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, या अलग अलग आयोग हो, बोर्ड्स हो, वहां यदि आप एक वातावरण बनाते हैं, महिलाएं होती हैं, तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। एक आखिरी बात, इन सब में थोड़ा सा आज कही देते हैं, इन सब में जो मध्य जातियों की महिलाएं हैं उनकी कहानियां तो और अलग हैं। उस पर आएंगे संजीव भाई, उस पर आएंगे। एक सेकंड ये सिर्फ, आपने एक सेकंड में सिर्फ बात कर दूं, इसलिए उस पे नहीं, कोटा पे दिन कोटा पे हम नहीं जा रहे हैं। वहां जो आपने देखा उसमें मध्य जातियां नहीं हैं। ये जितनी महिलाएं थी जो हमने कहा कि जो वर्ल्ड व्यू बड़ा था, आउटलुक बड़ा था, रीच बड़ा था, भारत को नेतृत्व दे रही थी, उसमें 99% शायद 100% भी वो ऊंची जाति की महिलाएं थी कथित। और जो दूसरा संघर्ष है, जो गांव में, कस्बों में, अम्बेडकरी आंदोलनों में संघर्ष है, वो दलित महिलाएं थी। ओबीसी महिलाओं का, जो आज की तारीख में ओबीसी, उस वक्त आप पिछड़ी जातियों का कह दें, या आप यदि टर्मिनोलॉजी यदि वर्ण व्यवस्था वाली लेते हैं तो शूद्र व्यवस्था के भीतर में जो जातियां फिक्स कर गई हैं, वहां की महिलाओं को देख लें, उनके वॉइसेस नहीं दिखाई पड़ते हैं या रिसर्च होने बाकी है। जी बिल्कुल। तो हम अभी और भी इस पर कई एपिसोड में बात करेंगे। और आपने जो प्रसंग छेड़ा है महिलाओं को वोटिंग राइट, पहले तो वोटिंग राइट की बात हो तब तो राजनीति में महिलाएं आएंगी, कैसे मिली, कितना संघर्ष करना पड़ा, फिर वोटिंग राइट के साथ साथ क्या चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। भारत में अधिकार मिल गया, आजादी के बाद सारे अधिकार मिल गए। लेकिन जो 1919 ईस्वी में पहली बार मद्रास में, जो आज चेन्नई कहलाता है, मद्रास में पहली बार जो है वोटिंग राइट मिला 1919 ईस्वी में।
ये खास है। तो वहां से हम आगे अगले एपिसोड में लेकर के चलेंगे। कैसा लग रहा है एपिसोड एपिसोड आपको? और आप कुछ गड़बड़ियां अगर है, कुछ त्रुटियां हैं, तो आप सुझाएं भी, और आप भी अपनी तरफ से देखते समय तैयारी रखें। और कहीं हम लोग गलत बोल दें, कुछ और बोलें, तो आप भी पकड़िए हमको, क्योंकि मकसद है कि सही जगह पहुंचना, सही लक्ष्य तक पहुंचना। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथी जो हमें देख रहे हैं। शुक्रिया। मिलते हैं रात में चौपाल।